हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा आज आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन तुरंत रिसीव हो सके। तो बच्चों, अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री में अपन ने स्टार्ट किया था आपका जो चैप्टर नंबर 9 है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसका लेक्चर फर्स्ट अपन देख चुके हैं। आज अपना लेक्चर नंबर 2 है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने ये पढ़ा था कि आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, एडिशन कंपाउंड क्या होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो एडिशन कंपाउंड का कौन सा टाइप है, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो आपका डबल सोर्स से किस तरीके से डिफरेंट है, उन सब के बारे में तो क्या कर चुके हैं, अपन पढ़ चुके हैं। आज क्या करेंगे कि अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी अपने लिए यूज आएगी उस टर्मिनोलॉजी की क्या करेंगे, अपन स्टडी करेंगे। तो उसकी स्टडी करने से पहले आज अपन क्या कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम देख रहे हैं जो आपको ये बताएगी कि अपन ने इससे पहले वाले लेक्चर में ये देखा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। अगर उनको अपन किसी सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्रेजेंट जो भी आपके एटम मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आयोनाइज नहीं होते। उसी पे बेस्ड अपने एक प्रॉब्लम देख रहे हैं जिसमें प्रॉब्लम है कि व्हेन एक्सेस ऑफ aqueous KCl इज एडेड टू एन aqueous सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कहने का मीनिंग क्या हो गया कि अगर अपन एक कोई सॉल्यूशन ले किसका, कॉपर सल्फेट का, और उस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर KCl को ऐड करें किसमें, एक्सेस में, तो आपको क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी फॉर्म होगी। और इस सॉल्यूशन में अगर अपन H2S गैस को पास करें तो H2S गैस को पास करने पर अपना कॉपर सल्फाइड का जो PPT होता है वो क्यों नहीं बनता है, उसका रीजन देना है। तो आपका पहला क्वेश्चन ये है कि अपने पास KCl को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो एक रिएक्शन होगी। वो रिएक्शन आपकी ये है कि ये तो कॉपर सल्फेट हो गया, ये आपका KCl है जिसको अपन ने किस में डाला है, एक्सेस में डाला है। अब जैसे इन दोनों की रिएक्शन होगी तो आपके पास एक तो ये कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, एक आपके पास ये मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, एक आपके पास ये कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। तब इसमें से ये वाले कंपाउंड है वो तो कहलाते हैं आपके पास सॉल्ट, पर ये वाला जो कंपाउंड है इस कंपाउंड में आपके पास ये वाली जो एंटिटी है इसी एंटिटी को नाम दे देते हैं अपन कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जब अपन ये सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे तो इस सॉल्यूशन में जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी फॉर्म होगी वो होगी CuCN का होल 4 और इस पे चार्ज आ जाएगा आपका -3। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो हो गया ये। अब सेकंड क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि अगर H2S गैस पास करते हैं तो PPT नहीं बनता कॉपर सल्फाइड का, इसका कारण दीजिए। तो अपन को पता है कि ये आपका कैसा होता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। और स्टेबल कॉम्प्लेक्स का मीनिंग क्या होता है कि आपके पास इसमें एक तो Cu प्रेजेंट है, एक आपके पास क्या है, Cn प्रेजेंट है। यानी आपका जो Cu प्लस और जो Cn ये आयन है, डू नॉट आयोनाइज, यानी ये वाले आयंस क्या नहीं होंगे, आपके आयोनाइज होंगे नहीं होंगे। और आयोनाइज नहीं होंगे तो अपने पास ये क्या नहीं करेंगे, सल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, और सल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे तो अपन कह सकते हैं कि आपका कॉपर सल्फाइड का PPT फॉर्म नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लोगे तो आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें प्रेजेंट जितने भी आपके पास आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को रिलीज नहीं करते या लॉस नहीं करते, वो उसी फॉर्म में रहते हैं। यही कारण है कि आपका CuCN का होल 4 है, इसमें आपका Cu और Cn है वो अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करते
और लॉस नहीं करते तो आप ये कह सकते हो कि इसमें आपका कॉपर सल्फाइड का पीपीटी ऑब्टेन नहीं होगा। तो आई होप बच्चों को ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। इस प्रॉब्लम में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर किसी बच्चे को अगर किसी तरीके का डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है, उसका डाउट तुरंत सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास कुछ टर्म्स आती हैं, उन्हीं टर्म्स में अपन पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पहली टर्मिनोलॉजी है सेंट्रल मेटल एटम या आयन। सेकंड टर्मिनोलॉजी है आपकी कॉम्प्लेक्स आयन। थर्ड टर्मिनोलॉजी है कोऑर्डिनेशन स्पेयर। फोर्थ टर्मिनोलॉजी है आपके पास आयोनाइजेशन स्पेयर। फिफ्थ आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर और सिक्स्थ आपके पास लिगेंड। तो इसके लिए अपन ने एक एग्जांपल लिखा है K4FeCN का होल 6। जब इस K4FeCN के होल 6 की बात की जाएगी तो जब आप इसको सॉल्यूशन में डालोगे तो आपको एक तो ये मिलेगा 4K+ और साथ में मिलेगा आपको FeCN का होल 6 और माइनस का 4। तो इस तरीके की आपको एक आयंस की फॉर्म में ये आपका जो कंपाउंड है वो क्या होगा, डिसोसिएट होगा। इसमें आपके पास ये जो आउटर पार्ट होता है इस ब्रैकेट के बाहर का, जो इस एंटिटी के चार्ज को बैलेंस करने का काम करता है, इस स्फीयर को नाम दिया जाता है आपका आयोनाइजेशन स्फीयर, या इसी को अपन काउंटर आयन का नाम भी दे देते हैं। ये काउंटर आयन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है आपके पास। वो डिपेंड करेगा कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो किस टाइप का है आपके पास। अभी अपना जो काउंटर आयन है वो किस टाइप का है, पॉजिटिव टाइप का है। अब इस आयोनाइजेशन स्फीयर के बाद का जो ये पार्ट है इसको आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर कह सकते हो या कोऑर्डिनेशन एंटिटी कह सकते हो, या इसी को अपन क्या नाम दे देते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन कह सकते हैं। तो अभी आपके पास यहाँ जो कॉम्प्लेक्स आयन है उसकी फॉर्म में कौन है, FeCN का होल 6 और उस पर टोटल चार्ज आपका माइनस का 4। अब आपके पास ये वाली जो एंटिटी है ये भी आपकी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। जैसे अभी अपने पास इस पे चार्ज कैसा, नेगेटिव, तो आप ये कहोगे कि ये एंटिटी कैसी है आपके पास, नेगेटिव। अभी देखो ये एग्जांपल लिखा हुआ आपके पास, इस एग्जांपल में इसमें चार्ज कैसा आपका, पॉजिटिव। तो आप ये कह सकते हो कि ये वाली एंटिटी है वो कैसे है आपके पास, पॉजिटिव एंटिटी है। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन एंटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे तो इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर आपके पास ये वाली जो मेटल होती है, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको क्या मिलेगी, एक मेटल मिलेगी, और उसी मेटल को अपन नाम देंगे सेंट्रल मेटल एटम या आयन आपके पास, जो क्या करेगी, जो भी अपन इसमें लिगेंड यूज में लेते हैं उन्हें लिगेंड से मिलने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगी, एक्सेप्ट करने का काम करेगी। नेक्स्ट आपके पास एक और टर्म दिख रही है Cn। तो ये जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ अदर जो भी एंटिटी इस ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट होगी या जो भी आयन एटम प्रेजेंट होगा उस एटम आयन को अपन क्या नाम देते हैं, लिगेंड का नाम देते हैं। तो आपका लिगेंड क्या होता है, लिगेंड आपका एक डोनर एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, या आपके पास डोनर एनायन हो सकता है आपके पास। इनमें से कोई सा भी हो सकता है, एटम, मॉलिक्यूल या एनायन, जो क्या काम करेगा, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेगा। किसको, जो भी अपनी सेंट्रल मेटल एटम होगा या आयन होगा उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का काम कौन करता है आपके पास, लिगेंड। तो आपको 11th क्लास में एक कंसेप्ट पढ़ाया जाता है कि जो भी एटम और मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करते हैं उनको तो कहते हैं बेस या लुईस बेस, और जो भी एटम या आयन है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने का काम करते हैं उनको कहते हैं लुईस एसिड। तो इनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे इसको तो कह सकते हो आप लुईस एसिड, किसको, सेंट्रल मेटल एटम या आयन को, और लिगेंड को क्या कह सकते हो आप, लुईस बेस। यानी कि लिगेंड आपका क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का काम करता है, इसीलिए इसको अपन क्या नाम देते हैं, लुईस बेस का नाम भी देते हैं। तो आपके पास लिगेंड क्या हो गया, लिगेंड आपके पास वो एटम
या मॉलिक्यूल या आपके पास एनायन होता है जो आपका क्या करता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का काम करता है। और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का काम करने के कारण इसको अपन क्या कहते हैं, लुईस बेस भी कहते हैं। और आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के कारण अपन उसको क्या करते हैं, लुईस एसिड भी कहते हैं। तो किसी बच्चे को इस लुईस बेस या लुईस एसिड के कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। या लिगेंड क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम क्या होती है, कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होता है, आयोनाइजेशन स्पेयर क्या होता है, इन सब टर्म्स में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप यहाँ क्या देख रहे हो कि आपके पास इसका पता चल गया कि ये आयोनाइजेशन स्पेयर है, ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, ये आपकी सेंट्रल मेटल एटम है और ये आपका क्या है, लिगेंड है। अब इस लिगेंड के आगे ये नंबर लिखा हुआ है, अभी अपना नंबर 6 लिखा हुआ है, कुछ भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है। तो ये जो नंबर है इस नंबर को नाम दिया जाता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। और इस कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग क्या होता है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है आपका सेकेंडरी वैलेंसी। क्या होती है डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी आपको ये ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर को एक और नाम दिया जाता है सेकेंडरी वैलेंसी। और ये कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये कैलकुलेट करने के लिए आपको ध्यान रखना है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। एक वर्ड आया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो 11th क्लास में आपने 3 तरीके के बॉन्ड पढ़े हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और तीसरा आता है आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड आयंस के बीच में फॉर्म होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली ट्रांसफर होते हैं एक एटम से दूसरे एटम पे। जो एटम देते हैं वो आपकी मेटल होती है, जो एटम लेते हैं वो आपकी क्या होती है, नॉन मेटल होती है। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग के कारण आयन फॉर्म होंगे और उन आयंस के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको कहेंगे आयनिक बॉन्ड। सेकंड, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती हो, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग में यानी कि दोनों एटम का आपके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पे अगर इक्वल हक होता हो तो उस तरीके के बॉन्ड को नाम दिया जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और एक आपका ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें एक डोनर एटम होता है या मॉलिक्यूल होता है और एक एक्सेप्टर एटम या मॉलिक्यूल होता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के बाद में डोनर और एक्सेप्टर के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसी बॉन्ड को नाम दे देते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जो नंबर होते हैं उन्हीं नंबर को अपन क्या नाम दे देते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर नाम दे देते हैं। तो आपको ध्यान रखना, इस पे बेस्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि दिए गए कंपाउंड में आपकी ये जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो इस पे बेस्ट एक एग्जांपल है कि आपको ये कोई एक कंपाउंड गिवन है CONH3 का होल 4 H2O Br और NO2 का होल ट्वाइस, ये आपके पास एक कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में आपको क्या निकालना है कि ये जो CO है इस CO की कोऑर्डिनेशन नंबर निकालनी है। तो किसी भी मेटल एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ लिगेंड को उसकी डेंडेंसी से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब डेंडेंसी का मीनिंग क्या है कि जब अपन टाइप्स ऑफ लिगेंड पढ़ेंगे तो उन टाइप्स ऑफ लिगेंड में देखेंगे कि कुछ लिगेंड केवल एक ही पेयर डोनेट कर रहे हैं जिसके बेसिस पे अपन उनको मोनोडेंटेट नाम देते हैं। कुछ लिगेंड ऐसे हैं जो एक से ज्यादा पेयर डोनेट करने का काम करते हैं, उनको पॉलीडेंटेट लिगेंड नाम देते हैं। अब अगर 2 डोनेट कर रहे हैं तो हो जाएगा बाई, अगर 3 पेयर डोनेट कर रहे हैं तो उसको ट्राई नाम दे देंगे और 4 पेयर डोनेट कर रहे हैं तो उसको टेट्राडेंटेट लिगेंड नाम दे देंगे। तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं उसी को अपन उसकी क्या कहते हैं, डेंडेंसी कहते हैं। तो मोनो के लिए डेंडेंसी 1 होती है, बाई के लिए डेंडेंसी 2 होती है, ट्राई के लिए 3 होगी। ऐसे अगर हेक्सा वर्ड आ जाए तो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी।
तो ये अपन टाइप्स में पढ़ेंगे। अभी अपन को इस एग्जांपल में जितने भी लिगेंड्स गिवन हैं वो सारे के सारे कैसे गिवन है, मोनो गिवन है। तो मोनो गिवन है यानी इनकी सबकी डेंडेंसी क्या आपके पास 1 है। तो इस तरीके से अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करें तो इसमें 3 तरीके के लिगेंड है, एक तो NH3, एक H2O और एक क्या गिवन है Br। तो अगर अपन इनके बेसिस पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें तो पहले में नंबर ऑफ लिगेंड है NH3 के 4 और उसकी डेंडेंसी है 1, तो 4 × 1 कर दिया, प्लस दूसरा लिगेंड H2O है जिसका नंबर 1 है और उसकी डेंडेंसी भी 1 है, तो 1 × 1 कर दिया, प्लस Br लिगेंड गिवन है और उस Br लिगेंड के नंबर भी 1 है और उसकी डेंडेंसी भी 1 है। तो इसके बेसिस पे यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर आया है इसका CO का, वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया आपके पास 6 आ गया। तो इस तरीके से अगर आपको लिगेंड की डेंडेंसी पता हो तो लिगेंड में कंपाउंड में प्रेजेंट आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी डेंडेंसी को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई होप किसी भी बच्चे को कोऑर्डिनेशन नंबर में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर आपका किसी भी कंपाउंड में बनने वाले जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं उन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के टोटल नंबर होते हैं, जिसको अपन इस तरीके से क्या करते हैं, कैलकुलेट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है कि आपके जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड के बेसिस पे आपके जो कॉम्प्लेक्सेज होते हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो आएगा होमोलेप्टिक और दूसरा क्या आएगा, हेटेरोलेप्टिक। तो आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि गिवन कंपाउंड में से आइडेंटिफाई करो कि कौन सा कंपाउंड तो होमोलेप्टिक कंपाउंड है और कौन सा कंपाउंड है वो हेटेरोलेप्टिक कंपाउंड है। तो आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है कि जिस कंपाउंड में केवल एक ही टाइप के लिगेंड प्रेजेंट हो तो उसको नाम दे देते हैं अपन होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स या होमोलेप्टिक कंपाउंड। अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा लिगेंड प्रेजेंट हो तो उसको नाम दे देते हैं अपन हेटेरोलेप्टिक कंपाउंड्स। एग्जांपल देखो कि अपने पास ये 3 एग्जांपल है। इन तीनों एग्जांपल में पहले एग्जांपल में NH3 लिगेंड है, दूसरे एग्जांपल में Cl लिगेंड है और तीसरे एग्जांपल में आपका CO लिगेंड है। तो अगर अपन देखें तो तीनों कंपाउंड में इंडिविजुअल कंपाउंड में आपका केवल एक ही टाइप का लिगेंड है, इसलिए अपन इसको नाम देंगे होमोलेप्टिक कंपाउंड। नेक्स्ट आप अगर ये एग्जांपल देखो तो इन एग्जांपल में इसमें आपके पास 2 लिगेंड है और इस कंपाउंड में आपके पास कितने लिगेंड है, 3 लिगेंड प्रेजेंट है। तो आप ये कह सकते हो कि इन कंपाउंड में एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड प्रेजेंट हैं, इसलिए इन कंपाउंड को अपन क्या नाम दे देते हैं, हेटेरोलेप्टिक कंपाउंड का नाम दे देते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स हो गए किनके बेसिस पे, लिगेंड के टाइप के बेसिस पे कि लिगेंड आपके कितने टाइप के हो सकते हैं। नेक्स्ट आपकी टर्म आती है ऑक्सीडेशन नंबर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बिना आप जब नोमेनक्लेचर पढ़ोगे तो उस नोमेनक्लेचर में अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी नहीं आई आपकी सेंट्रल मेटल एटम की तो आप उसका नोमेनक्लेचर भी नहीं कर पाओगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर का मीनिंग क्या होता है कि आपने ये पढ़ा कि इस कंपाउंड में ये लिगेंड प्रेजेंट है जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का काम करेगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन ये कहती है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम से जो भी लिगेंड जुड़े हुए होते हैं उन लिगेंड को उनके इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ रिमूव करने के बाद में सेंट्रल मेटल एटम पे जो भी चार्ज आएगा उसी चार्ज को अपन उसकी क्या नाम देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर नाम देंगे। दोबारा सुनना कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जैसे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसमें प्रेजेंट आपके जो लिगेंड्स होते हैं जो मेटल एटम के साथ कंबाइंड होते हैं, इन लिगेंड्स को इनके इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ इस मेटल एटम से रिमूव कर दिया जाए तो रिमूव करने के बाद में इस मेटल एटम पे जो भी चार्ज आएगा
उसी चार्ज को अपन क्या नाम दे देते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर नाम दे देते हैं। आगे जब नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका भी सिखाऊंगा कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास अगर बात करोगे तो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है इसको अपन किस में रिप्रेजेंट करते हैं, रोमन नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं। किसके बाद में, जो भी आपका सेंट्रल एटम होता है उसके नेम के आगे रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ में क्या लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपके पास ये 3 कंपाउंड है, एक CONH3 का होल 6, FeCN का होल 6 और NiCO का होल 4। इनमें आपके पास एक तो कोबाल्ट मेटल है, एक आयरन मेटल है और एक आपकी निकिल मेटल है। तब आपके पास ये कोबाल्ट है, ये आयरन है, ये निकिल है। इनके आगे ब्रैकेट में ये नंबर लिखे हुए हैं, इन्हीं नंबर को अपन इनकी क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। तो ध्यान रखना कि आपके पास किसी भी कंपाउंड में जो मेटल एटम प्रेजेंट होता है उस पे जो भी चार्ज आता है लिगेंड्स को रिमूव करने के बाद में, उसी चार्ज को अपन नाम दे देते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये हो गया आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर का मीनिंग। हिंदी मीडियम के लिए अगर बात करोगे तो प्रॉब्लम में आपको ये कह रहा है कि आपके पास कोई कॉपर सल्फेट का कोई विलयन है जिसमें अपन ने क्या किया है, KCN को ऐड किया है, तो आपको बताना है कौन सा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा, और फिर बताना है कि अपन H2S गैस अगर पास करें तो PPT क्यों नहीं बनता। इस प्रॉब्लम में तो ये बताया। सेकंड आपको ये कुछ टर्म्स हैं जिनका मीनिंग बताना है, और लास्ट आपके पास क्या है, एक टॉपिक आया ऑक्सीकरण संख्या। इस ऑक्सीकरण संख्या का मीनिंग यही है कि आप जो यौगिक पढ़ते हो उन यौगिक में लिगेंड को हटाने के बाद में धातु आयन पे जो भी आवेश आएगा उसी आवेश को अपन उसकी क्या नाम दे देते हैं, ऑक्सीकरण संख्या नाम दे देते हैं। तो बच्चों आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको किसी वीडियो में किसी तरीके का कोई सजेशन देना हो तो उसको सजेशन जरूर दीजिए, और वीडियो को देखने के बाद में लाइक करना ना भूलें, और लाइक करने के बाद में वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए ताकि जो बेनिफिट आपको मिल पा रहा है वही बेनिफिट आपके फ्रेंड्स भी उठा पाए।